So now we shall discuss about the NCERT numericals related to 12th chapter 12. That is that it's a very simple one. 12.1 की बात करते हैं. Simple comparison है between the atomic model of Bohr and Rutherford. The A है the size of atom in Thomson model is dot 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 the atomic size of Rutherford model much greater than no different from much lesser. तो देखो the size of atom चाहे थॉमसन मॉडल का हो या रदरफोर्ड मॉडल का, दोनों ही मॉडल्स में साइज जो था वो क्या था, सेम था. तो इसका आंसर आप यही लिखोगे कि दोनों ही मॉडल में क्या था, कोई डिफरेंस नहीं था. तो ए का सॉल्यूशन होगा नो डिफरेंस इन साइज, चाहे रदरफोर्ड का मॉडल हो चाहे थॉमसन का मॉडल हो, यानी थॉमसन का है. इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डॉट 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 इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हाइल इन डॉट 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 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स. किसमें, थॉमसन मॉडल में या रदरफोर्ड मॉडल में? देखो जो रदरफोर्ड का मॉडल था इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ थॉमसन मॉडल की बात करें अगर हम, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ थॉमसन इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. आप जानते हो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या थे, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, उसमें एनर्जी वगैरह कंसंट्रेशन कोई कंसीडरेशन नहीं था. तो इन ग्राउंड स्टेट पहले डॉट में हम किसको करेंगे, थॉमसन इलेक्ट्रॉन, थॉमसन इलेक्ट्रॉन, ठीक है. उसके बाद ये पूछ रहा है आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हाइल इन रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स. जानते हैं आप कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा इससे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इस जो थोड़ा दूर होगा उससे कम होगा, क्योंकि आप फोर्स जानते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है. तो इसमें दूसरे वाले में रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन होगा जिसमें द फोर्स जो फोर्स होगा वो इनवेरिएंट होगा, मतलब इनवेरिएंट होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो रदरफोर्ड वाले में कांस्टेंट नहीं होगा, थॉमसन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसकी एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. जबकि रदरफोर्ड का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट एनर्जी वाला नहीं होगा. सी अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन डॉट 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 इज डूम्ड टू कोलैप्स. तो आप जानते हैं वो कौन सा मॉडल होगा, थॉमसन का मॉडल होगा, क्लासिकल नहीं करना. तो सॉरी ये पूछ रहा है अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन रदरफोर्ड. तो इसमें रदरफोर्ड होगा. क्यों, क्योंकि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो ये आपका इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, ये अपनी एनर्जी लगातार रेडिएट करेगा तो इसका रेडियस धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा और अंत में जाके कहां गिर जाएगा, स्पाइरली अंत में जाके न्यूक्लियस में ये इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा. तो यहां थर्ड वाले में अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन रदरफोर्ड इज डूम्ड टू कोलैप्स. ठीक है. फिर इसमें डी में पूछ रहा है, डी में पूछ रहा है एटम हैज नियरली कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ थॉमसन मॉडल. थॉमसन मॉडल में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था, यूनिफॉर्म था. अपन पुडिंग बॉल मॉडल, थॉमसन मॉडल में जो मास था दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, और उसके बाद बट हैज हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन रदरफोर्ड. एंड उसके बाद जो डॉट 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 है सेकंड वाला उसमें रदरफोर्ड. आप जान रहे थे कि मैक्सिमम मास कहां कंसंट्रेट होता है, बहुत ही छोटे स्पेस में, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, है ना. जबकि थॉमसन में क्या था, यूनिफॉर्मली पूरे एटम में मास डिस्ट्रीब्यूट था. रदरफोर्ड वाले में सारे का सारा मास कहां डिस्ट्रीब्यूट था, केवल और केवल न्यूक्लियस में, और वो थोड़ा सा मास इलेक्ट्रॉन की वजह से सराउंडिंग में. द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ द एटम possesses most of the mass in
इन रदरफोर्ड मॉडल, जाहिर सी बात है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द दैट possesses most of the mass इन रदरफोर्ड मॉडल या बोथ मॉडल, तो बोथ मॉडल क्लियर है, दोनों ही मॉडल्स में मैक्सिमम मास एटम का किसकी वजह से था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से, तो बोथ मॉडल्स। तो ये 12.1 का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12.2, क्वेश्चन नंबर 12.2 कह रहा है, सपोज यू आर गिवन अ चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग द शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ गोल्ड फॉयल। इनका सवाल ये है कि साहब आपको एक मौका दिया जाता है कि आप जो है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को दोबारा करें, लेकिन इस बार जो शीट है ना, ये जो शीट है वो गोल्ड की जगह किसकी हो, हाइड्रोजन की हो, वो किसकी हो, हाइड्रोजन की हो। तो हाइड्रोजन का मास तो आप जानते ही हैं, हाइड्रोजन एटम का मास कितना था, 1.67 into 10 to the power -27 kg, इतना मास होता है हाइड्रोजन का। अब जबकि आप कंपेयर करें अल्फा पार्टिकल का मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा मास ऑफ अल्फा जो होता है सीधे इसका लगभग जो है 6 गुना वेट होता है, उसका वेट होता है 6.64 into 10 to the power -27। अब नाउ अल्फा पार्टिकल जिससे टकराना है, अब आप ऐसे समझें कि एक फुटबॉल को टकराना है किससे, एक फुटबॉल को टकराना है एक मक्खी से, तो क्या होगा, मक्खी का कचूमर निकल जाएगा, सीधी सी बात है ना। या आप ऐसे समझें कि जो टारगेट है, ये जो टारगेट है वो बहुत हल्का है, और जो प्रोजेक्टाइल है जिसको मारना है वो क्या है, बहुत भारी है, जिससे टकराना है वो ये है। तो जब ये टकराएगा तो ये या तो सीधे इसको अपने साथ लेके चला जाएगा, कोई स्कैटरिंग एंगल जो होगा वो मिलेगा नहीं आपको। इसका आंसर क्या लिखेंगे, इन दिस केस target is very light in comparison to alpha particle. So scattering angles can't be calculated easily। अब आप खुद सोचिए कि आप जो है मक्खी को निशाना लगा रहे हैं जिससे फुटबॉल से, तो क्या होगा, जब कोलाइड होगा तो दोनों साथ साथ चले जाएंगे, मक्खी मर के चिपक जाएगी उसमें, आपको स्कैटरिंग एंगल कहाँ मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम आपकी सबसे बड़ी आएगी 12.2 में कि स्कैटरिंग एंगल नहीं मिलेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, यही रिजल्ट आपको मिलेगा कि आपको स्कैटरिंग एंगल नहीं मिलेगा एक्यूरेटली। 12.3 एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं 12.3 को इसी पोर्शन में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्कल सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसी भी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले इसको आप नोट करेंगे। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ is obtained by limiting line। लिमिटिंग लाइन का मतलब समझिए क्या होता है, लिमिटिंग लाइन i.e. where n2 जो होगा आपका क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो
10 टू द पावर -7 मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 8.8 इसको सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आएगी 8.2 के आसपास आ जाएगी। 8.2 into 10 to the power -7 मीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी वेवलेंथ, लिफ्टिंग वेवलेंथ आ जाएगी, यानी सबसे छोटी वेवलेंथ मिल जाएगी आपको। चलिए 12.3 हो गया। हाँ, अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12.3 के बाद 12.4 पे आते हैं। 12.4 जो है ये कह रहा है कि a difference of 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट टू एनर्जी लेवल इन एन एटम। मतलब इनके कहने का मतलब है कि ये एक एनर्जी लेवल इस तरीके का है ना। एक एनर्जी लेवल ये है, ये मान लो E2 है और ये E1 है, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि ये जो डेल्टा E है यानी E2 E1 जो है दैट इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया गया है। नाउ व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। कहने का मतलब है कि ये यहां से कूद रहे हैं, यहां आ रहे हैं। तो आप बताइए इस कंडीशन में आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। तो जब फाइंड करना है तो इट्स वेरी सिंपल वन, सीधे सीधे हम इसको सॉल्व कर देंगे और जो वैल्यू निकालेंगे वो कितना हो जाएगा। ये जो यहां से यहां आ रही है ये वैल्यू कितनी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 into 10 to the power -19 जूल। हमको क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2.3 into 1.6 into 10 to the power -19 ऐसे ही रहने दो। x की वैल्यू हम छोटी लेते हैं 6.6 ही ले लेते हैं into 10 to the power -34। तो -34 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +34 हो जाएगा। अब सॉल्व करो इसको। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज this much 3.6668 upon 6.66 into 10 to the power -15, या इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं 36.8 upon 6.6 into 10 to the power -14 हर्ट्ज। इसको डिवाइड आप करोगे तो 6 तो वैल्यू जो आएगी आपकी वो लगभग कितनी आनी चाहिए, लगभग 5.6 के आसपास। हाँ 5.6 के आसपास आएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.6 into 10 to the power -14 हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी आपको अगर इस तरह का कोई ट्रांजिशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सॉल्व करेंगे हम 12.5
इन द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब फोटोन, ग्राउंड लेवल में है कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये आपका हाइड्रोजन एटम है n इज इक्वल टू 1 पे है और ये क्या कर रहा है कि ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट हो रहा है, एक्साइट होके कहां चला जा रहा है n इज इक्वल टू 4 पे है जी। यहां से जंप करके कहां चला गया, यहां पे, ये आपका यहां इलेक्ट्रॉन का जंप करके चला गया यहां पे। तो आपसे पूछा जा रहा है डिटरमिन द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। इस कंडीशन में आपको एनर्जी आप जानते हैं इस केस में डेल्टा ई जो होगा, डेल्टा ई वो किसके बराबर होगा, वो होगा E4 माइनस E1 ये होगा। और डेल्टा ई का मतलब क्या h न्यू, जब ये ऐसा करेगा तो जितनी भी एनर्जी है अब्सॉर्ब किया है ये दिया होगा E4 की वैल्यू हम निकालते हैं, यहां दिया हुआ है n is equal to 4 से गया है, n is equal to 4 के लिए आपके पास अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बजाय जो है इसको जूल में निकालें तो 21.6 into 10 to the power minus 19 ये हो जाएगा कॉमन। और यहां पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बिकम ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, वही हो जाएगा इतना रहने दीजिए। अब आगे सवाल करते हैं चलिए। h न्यू इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज जान लीजिए ये भी नेगेटिव है और मतलब माइनस ये होगा ना, ये चीज क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता और ये वाला जब कॉमन लेते तो ये वाला क्या हो जाता है नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ होता है ना। अब इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 21.6 into 10 to the power minus 19 ये, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 में से जाएगा 15/16। क्या पूछा गया है, इसने पूछा है डिटरमिन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 21.6 into 10 to the power minus 19 ये, और ये 15/16 ये, और h की वैल्यू 6.6 के साथ 10 to the power minus 34। तो फ्रीक्वेंसी जब आप निकालोगे इसको सॉल्व करोगे ये ऊपर ले जाओगे तो फ्रीक्वेंसी जो है सॉल्व करने पे जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी की आ जाएगी 12.6। तो इसको सॉल्व करने में जो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी वो लगभग 3.07 into 10 to the power 70 हर्ट्ज के आसपास आ जाएगी। तो ये वैल्यू हम फ्रीक्वेंसी निकालने में कुछ कर लेंगे 3.07 into 10 to the power 15 हर्ट्ज, ये आ गई फ्रीक्वेंसी हमारे पास। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई तो हम आराम से वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वेवलेंथ निकालने के लिए सीधा सा तरीका है, वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है cy न्यू, यही तो होता है। c की वैल्यू कितनी है 3 into 10 to the power 8 और न्यू इज ऑलरेडी गिवन, इट इज 3.07 into 10 to the power 15। तो इसका मतलब वेवलेंथ की वैल्यू आप निकालोगे तो ये जो आएगा 0.97 के आसपास आएगा वेवलेंथ। इसको अगर इससे डिवाइड करें ये हो जाएगा 0.97 और ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 10 to the power 15 -7। ठीक है, दिस मच मीटर, या अगर इसको लिखना चाहो तो 9.7 into 10 to the power -8 मीटर में लिख सकते हो। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी, दिस इज फ्रीक्वेंसी इमिटेड एंड दैट इज द वेवलेंथ। तो दोनों ही हमने सॉल्व किया, दो यही चीजें पूछी गई थी। अब आते हैं 12.7 पे, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 12.7 पे चलिए बढ़ते हैं आगे। पहले 12.7 करते हैं। 12.7 एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं यूजिंग बोर मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन
T1. T1 is the orbital time period for this orbit जहां वेलोसिटी v1 है ना। इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका ऑर्बिट क्या होगा 2 पाई r1 होगा अपॉन जो वेलोसिटी है v1, ये होगा यही ऑर्बिटल टाइम पीरियड होगा। लेकिन r1 हमारे पास है नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास फार्मूला तो है। हमें ये मालूम है कि r1 इज इक्वल टू क्या होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम अपॉन 0.29, हाँ यहाँ n स्क्वायर कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर तो वही होगा, तो इसका रेडियस कितना है, इतना एंगस्ट्रॉम यानी 10 टू द पावर -10। तो t1 हम निकाल लेते हैं यहाँ से, दिस इज 2 पाई, पाई की वैल्यू 0.14 आप डाल दो यहाँ पे। r1 हमारे पास कितना है 0.29 की बजाय 0.3 कर लेते हैं, ज्यादा मामला लग जाएगा। चलिए आगे r1 में 10 टू द पावर -10 है हमारे पास। नाउ वेलोसिटी हमने निकाल रखी है v1 3 × 10 टू द पावर 8 और ये 137 ऊपर चला जाएगा। अब सॉल्व करिए आप इसको, तो ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे आप तो t1 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड इतना सॉल्व करने के बाद आपके पास आने वाला है तो इस केस में टाइम पीरियड जो आपका आएगा वो 1.52 into 10 to the power -16 के आसपास आएगा ये टाइम पीरियड। इसी तरह जब t2 निकालना होगा तो t2 के लिए भी हम क्या करेंगे, r1 के लिए फार्मूला लगाएंगे, पहले हम r2 निकालेंगे, t2 जब निकालेंगे इसी तरीके से तो हमारे पास क्या होना चाहिए 2 पाई r2 अपॉन v2। बहुत सिंपल है, पहले हम क्या करेंगे r2 निकालेंगे, तो r2 के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है 0.530 n स्क्वायर, तो n स्क्वायर का मतलब है कितना हो जाएगा into 4 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10 मीटर। तो ये हमारे पास r2 आ गया, v2 हमने निकाल रखा है, v2 निकाल लेंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करिएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं 12.7। इसी तरह t3 भी निकाल लीजिएगा, यहाँ तब कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा क्योंकि फार्मूला आपको याद है 0.30 या 0.29 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम जनरल फार्मूला होता है। चलिए अब आगे चलते हैं और 12.8 को देखते हैं क्या है ये। 12.8 है the radius of innermost electron orbit of hydrogen atom is given। innermost का मतलब यानी n = 1 के लिए, तो हमको तो सीधे मालूम है फार्मूला है, इनको बताने की क्या जरूरत है। यानी r1 हमको मालूम है कितना होता है 0.530 एंगस्ट्रॉम, यही इन्होंने दे रखा है, बल्कि ये कह रहा है कि हम कितना दे रहे हैं 10 टू द पावर -11, एक ही बात है इतना नहीं। चलिए हमको पता है ये व्हाट आर द रेडियस फॉर n = 2 एंड n = 3। तो क्या इसमें आप तो जानते हैं रेडियस के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है 0.530 n स्क्वायर, और आंसर आपका एंगस्ट्रॉम में आता है। तो इन्होंने कहा कि आप n = 2 के लिए रेडियस बताइए, तो हम बता देंगे r2 कितना होगा 0.530 और ये हो जाएगा 4, कितना एंगस्ट्रॉम, मल्टीप्लाई कर लीजिए इतना हो जाएगा है जी, तो 2.12 एंगस्ट्रॉम, ये r2 की वैल्यू हो गई 2.12 एंगस्ट्रॉम। आगे चलते हैं 2.12 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा r3 के लिए। अगर आप निकालते r3 के लिए यही वैल्यू आपके पास कितनी आती, तब फार्मूला आपका क्या होगा 0.530 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना एंगस्ट्रॉम, ये आपका काम है, आप बैठ के सॉल्व करिएगा। 12.8 हो गया। 12.8 के बाद आगे चलते हैं और 12.9 पे आते हैं। 12.9 कहता है कि 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक इलेक्ट्रॉन बीम है और इट इज यूज्ड टू बम्बार्ड द गैसेस हाइड्रोजन एट अ रूम टेंपरेचर, है ना। एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है दैट इज गिवन व्हाट 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट इज यूज्ड टू बम्बार्ड द गैसेस हाइड्रोजन एज
बम्बार्ड किया जा रहा है। व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी इमिटेड, ये आपको बताना है कि कौन सा सीरीज का वेवलेंथ जो है इसमें इमिट होगा। देखने में तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है वो ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन। कैसे देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे रहा है, पहले हम ये देखें कि उससे उसका जो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी। पहले हम ये देखें, पहले तो हमको ये पता है कि जो एनर्जी गैप जो है यानी डेल्टा ई, ये डेल्टा ई जो है वो कितना है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज गिवन। Now 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेल्टा ई की वैल्यू है। En की वैल्यू हमें पता है, जनरल वैल्यू En की होती है, the value of En is given। अगर हम लोग 12.5 लेके करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। हम क्या करते हैं, एनर्जी 12.75 तो सिंपल हो जाएगा, इसको मॉडिफाई भी आप कर लीजिएगा। En is equal to हमारे पास फार्मूला क्या है 13.6 अपॉन n स्क्वायर, और जो भी वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी अगर हम निकालें E1, E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 का स्क्वायर वही होगा। उसके बाद जो है एनर्जी जो हमें रिक्वायर होगी, एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी हम लेंगे एक्साइट करने के लिए, तो इसमें ये कह रहा है ना व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी ऑब्टेन्ड, बम्बार्ड किया जा रहा है तो एक्साइट करने के लिए डेल्टा ई एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी फॉर एक्साइटेशन। तो ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी जो है यानी जो एनर्जी फॉर एक्साइटेशन है ई आई, अगर हम निकालें ग्राउंड स्टेट में इसकी एनर्जी कितनी है, और कहां कितनी एनर्जी इसको मिल रही, कहां तक 12.75 की एनर्जी इसको मिल रही है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस, यानी दिस इज E1 सॉरी, यानी ये हो जाएगा कितना 12.75 माइनस E1 होगा, E1 यानी 30 माइनस 12.75 माइनस 13.6, इतनी एनर्जी उसको चाहिए होगी एक्साइटेशन के लिए। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी कितनी 0.85। ये एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो कर रहा है वो कितना आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतनी एनर्जी जो है उसको एक्साइटेशन के लिए चाहिए होगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें ये पता है, अब हमको ये पता लगाना है कि किस स्टेट पे जंप करके गया है। तो किस स्टेट पे जंप करके गया है, तो हमारे पास ये EI के लिए जो फार्मूला है वो है 13.6 बाई n स्क्वायर, ये ठीक। दिस इंप्लाइज ये EI की वैल्यू कितनी है 0.85, ठीक है 0.85 इज इक्वल टू 13.6 अपॉन n स्क्वायर। इससे कैंसिल करो तो ये कितना हो जाएगा 16। इसका मतलब ये हुआ कि n स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू कितना है 4। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। तो n की वैल्यू अगर 4 आ रही है तो टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ देखो, अगर n की वैल्यू 4 है तो हमें
नंबर ऑफ लैम्डा, कितना वेवलेंथ निकलेगा। तो इसका फार्मूला होता है n माइनस 1 अपॉन 2। तो कितनी तरह की वेवलेंथ निकलेगी, 4 3 अपॉन 2, यानी 6 वेवलेंथ पैदा होगी। कैसे, अभी आगे खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। ये ग्राउंड स्टेट है, ये n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4। देखो एक वेवलेंथ तो डायरेक्ट अगर 4 से 1 पे ट्रांजिशन करे तो एक वेवलेंथ ये निकला पहला। एक वेवलेंथ अगर 4 से ट्रांजिशन करे इस पे 2 पे, एक वेवलेंथ और निकल गई, दूसरा वेवलेंथ, ये पहला वेवलेंथ निकला। फिर 4 से हो सकता है ये ट्रांजिशन करे इस पे 3 पे, तो एक वेवलेंथ और निकल सकता है, इसको तीसरा कह दो। अब देखो ये भी हो सकता है कि ये अगला ट्रांजिशन जैसे यहां से यहां ना करके अब अपन करे वो 3 से जंप करे कहां पे, 1 पे, एक वेवलेंथ और हो गया, ये चौथा वेवलेंथ हो गया। हो सकता है 3 से जंप करे वो किस पे, 2 पे, ये हो गया आपका पांचवा। ठीक है, अब आखिरी या हो सकता है कि 2 से जंप करे वो कहां, 1 पे, तो ये कौन सा वेवलेंथ हो जाएगा, छठा। तो कितनी तरह के वेवलेंथ निकल गई, n is equal to 4 के लिए 6। अब अगला काम हमारा यही है कि इन वेवलेंथ के बारे में पता लगाना, तो कोई मुश्किल नहीं है। पहला वेवलेंथ हम निकालते हैं इसके करस्पॉन्डिंग, ये आप लोग काफी समझ में आ ही गया होगा। पहला वेवलेंथ हम निकाल लेते हैं, इसके लिए मान लो इसके लिए हम निकालते हैं जब कहां से कहां जंप कर रहा है, लैम्डा कहां से कहां जंप कर रहा है, चौथे से सीधे पहले पे आ रहा है, यानी 4 से जंप कर रहा है 1 पे। तो इसके लिए फार्मूला आपको मालूम है, 1 बाय लैम्डा 4 1 इज इक्वल टू r, ब्रैकेट में 1 बाय n1 स्क्वायर, यहां n1 स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे n2 स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 4 स्क्वायर। ये फार्मूला 1 बाय लैम्डा 4 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.09 × 10 टू द पावर 7। और इसको सॉल्व करो, आप सॉल्व करोगे आप, ये हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, 16 यानी 15 बाय दिस मच, इतना हो जाएगा। यानी लैम्डा 4 1 पहला वेवलेंथ जो यहां से कूद के यहां आने में पैदा हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 बाय 15 into 1.09 into 10 to the power 7। अब इसको सॉल्व करके आप देखिए कितना आएगा। लैम्डा 4 1 की वैल्यू जो आएगी वो सीधे आपको कितनी मिल जाएगी, लगभग 970 एंगस्ट्रॉम के आसपास मिलेगी। आप चाहे तो बैठ के सॉल्व कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44, इतना। ठीक, अब इसमें आप 15 से डिवाइड कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 ये 14 हो गया, नहीं आएगा, 14 को 144 हो गया, 15 9 145, लगभग 15 9 135 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, सिर्फ यानी 10.1 into 10 to the power 7 minus 7। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, इधर गए 16, वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा 4 1 अगर इधर जाएंगे तो 16 बाय 15 और ये कितना हो गया, 1.09 into 10 to the power -7। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, इतना निकल आ जाएगा। इसी तरह अगला आप सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए अब मेरा मन है ये वाला निकालने के लिए, तो कहां से कहां जंप किया है, ये जंप किया है n is equal to 4 से लेके n is equal to 2 पे। तो अगला जो वेवलेंथ हमको निकालना होगा वो है लैम्डा 4 से जंप करके कहां गया, 2 पे। तो इसके लिए वही फार्मूला लिखोगे आप, r ब्रैकेट में 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर, बाकी वैल्यू रख लीजिएगा। इस तरह एक वेवलेंथ और निकल जाएगा, फिर आप उसकी
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Now the next question is 12.10 एक छोटा सा क्वेश्चन है 12.10 इसको देख लेते हैं। In accordance to Bohr's models, find the quantum number that characterize the Earth revolution around the Sun in an orbit of radius 1.5 into 10 to the power 11 meter with speed. Orbit speed दी हुई है, orbit speed 3 into 10 to the power 4 दी हुई है मीटर पर सेकंड, है ना। और दिया हुआ है मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, याद रखते हैं 6 into 10 to the power 24 होता है। अब आपको इसमें बताना है बोर के मॉडल के अनुसार, हाँ, और रेडियस भी दिया हुआ है इसमें, रेडियस ऑफ ऑर्बिट दिया हुआ 1.5 into 10 to the power 11। अब आपको बताना है कि अगर हम बोर के क्वांटम मैकेनिक्स के ही अनुसार चले तो उस कंडीशन में जो क्वांटाइजेशन की वैल्यू है वो कितनी होगी, यानी n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो here in according to find the quantum number, तो हमको ये तो मालूम है कि mvr nh/2π होता है, तो इसके हिसाब से n की वैल्यू कितनी हो जाती है, n = 2π mvr/h, ये तो हो जाएगा 2π mvr/h। तो n की वैल्यू निकालते हैं, 2π 10 का 10 छोड़ दीजिए, 3.14 कर लीजिए। मास दिया हुआ है 6 into 10 to the power 24 अर्थ का मामला है। वेलोसिटी भी दी हुई है 3 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकंड, ये भी हो गया। रेडियस भी दिया हुआ है, ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है 1.5 into 10 to the power 11, ठीक है। इसके बाद h की वैल्यू दी है 6.6 into 10 to the power -24, ये वैल्यू दी हुई है। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 6.28, ये रख लीजिए into 6, 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 18 और 15, तो 18 ये हो गया, 18 ये 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 into 3.14 और ये हो गया 27। अब 10 के पावर्स को सॉल्व करते हैं, ये हो गया 6.6, 10 के पावर्स को सॉल्व करते हैं तो ये जब ऊपर जाएगा, देखो ये 10 to the power 4, ये हो गया 15 और ये 24, सीधे 39 हो गया, 39 और ये 24 ऊपर जाएगा तो 10 to the power 73, तो यही हो जाएगा 10 to the power 73, तो यही हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग इसकी वैल्यू जो आएगी आपके पास काफी बड़ी आएगी, वो आएगी 2.57 into 10 to the power 75, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर इसको हम 2.7 लिख दें तो ये हो जाएगा 74, ठीक है। इतना n की वैल्यू इतनी लंबी आ रही है, इतनी, ये इसलिए आ रही है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को ही डील करता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को डील नहीं करता है, इसी वजह से ये वैल्यू इतनी बड़ी आ रही है। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, ओके, थैंक यू।